बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपना 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा पिछले ही टॉपिक का एक पार्ट है, बट उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था ताकि इसके ऊपर डिस्कस किया जा सके। आप जानते हैं कि एवोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर जितनी डिस्कशन की जाए उतनी कम, जिसके ऊपर जितनी डिटेल दी जाए उतनी कम है, क्योंकि ये आज तक ना सॉल्व होने वाली एक ऐसी थ्योरी है जो अभी तक लॉ में कन्वर्ट नहीं हुई, जो अभी तक लॉ नहीं बन सकी। क्यों? इसके बारे में कोई ऑथेंटिक रीज़न या ऑथेंटिक आंसर नहीं है हमारे पास। लेकिन इसी के हवाले से, इर्तिका के हवाले से या एवोल्यूशन के हवाले से बहुत सारी थ्योरीज ज़रूर पेश हुई हैं। हर साइंटिस्ट ने अपनी हद तक कोशिश की और वो किसी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन किसी ने इस बारे में मुकम्मल लॉ जितनी वैल्यू नहीं दी किसी भी थ्योरी को। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बारे में सबसे पहले एक चर्च के पादरी जिसको पॉप कहते हैं, पॉप पोइस एक्स थे, जिन्होंने क्या किया था 1909 में सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का जिक्र किया। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का इनके जिक्र के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ब्रैडली थैक्सटन। थैक्सटन ने क्या किया था, इन्होंने भी 1984 में अपनी एक बुक पब्लिश की। उस बुक का नाम था द मिस्ट्री ऑफ लाइफ्स ओरिजिन। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ्स ओरिजिन में भी उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का ही जिक्र किया। उस बुक के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय अ सुपर नेचुरल पावर, कि लाइफ जो है वो किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से ने पैदा की है, इन द फॉर्म विच हैज़ नॉट अंडरगो एनी चेंज। एक ऐसी फॉर्म में उसको पैदा किया है जो मज़ीद किसी चेंज का मोहताज नहीं है, जो मज़ीद किसी चेंज के अंदर तब्दील नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी जो है ये किसी एक सुपर नेचुरल पावर ने पैदा की है और उसके बगैर कोई और उस जैसी पैदा नहीं कर सकता। और वो पावर क्या है कोई नहीं जानता। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा बिलीव है कि अल्लाह ताला वो सुपर पावर है, लेकिन साइंस के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंस पे यकीन करती है। तो वो इस लिहाज से वो कहती है कि अभी तक कोई पता नहीं कि ऐसी कौन सी वो पावर थी, बट कुछ पावर है सी सुपर नेचुरल जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने जानदारों को बनाया है। C.D. बुफिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट तौर पे हिंट किया था कि इसके ऊपर एवोल्यूशन के हवाले से C.D. बुफिन ने सबसे पहले हिंट किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। उन्होंने क्या किया था, मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज किया, मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन के बारे में वर्क किया। लामार्क वो साइंटिस्ट हैं जिनका चार्ल्स डार्विन की तरह एवोल्यूशन के बारे में बहुत कलीदी किरदार है। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क के हवाले से ये भी है कि उनकी 2 थ्योरीज़ जो बहुत फेमस हैं, एक थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ यूज़ एंड मिसयूज़, ठीक है जी, और दूसरी है द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। दोनों थ्योरीज़ में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं दोनों थ्योरीज़ का। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या कहती है, वो उस थ्योरी के मुताबिक एक जनरेशन के अंदर हासिल होने वाले किरदार, हासिल होने वाले ट्रेड्स अगली जनरेशन में पैदा हो जाते हैं। इस बात को मैं यूँ वाज़ेह करूँगा कि अगर एक जनरेशन का मतलब ये है कि अगर किसी जानदार की एक टांग टूट जाती है, यानी कि किसी, अगर हम गोट की बात करें या शीप की बात करें, अगर शीप की एक टांग टूट जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि शीप के अगली नस्ल में आने वाले जो बच्चे होंगे उनके 3 टांगें होंगी। नेक्स्ट जनरेशन में फिर एक टांग टूट जाती है तो उससे अगली जो नस्ल आएगी उसमें शीप की 2 टांगें होंगी। ये थ्योरी थी एक्वायर्ड कैरेक्टर के हवाले से। इसमें उन्होंने एग्जांपल्स भी दी थी कि स्नेक्स की पहले टांगें होती थी, भागने के बाद दुश्मन से बचने के लिए, पत्थरों के पीछे छिपने के लिए, जब वो भागते उनकी टांगें ज़ख्मी हो जाती, टूट जाती और उनकी टांगें इस तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है जी। दूसरी थ्योरी थी यूज़ एंड मिस यूज़। उसके मुताबिक जिन पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम एक जनरेशन में यूज़ करते हैं, कार्यक्रम में ले आते हैं, किसी काम में ले आते हैं, वो आगे बका रहती है, वो सर्वाइव करते हैं। जिन पार्ट्स को हम यूज़ नहीं करते वो ख़त्म हो जाते हैं या वो अगली नस्ल के अंदर पैदा नहीं होते। जिस तरह से उन्होंने एग्जांपल दी थी कि इंसान की टेल, कॉक्सी पॉइंट के ऊपर टेल दुम होती थी, वो दुम इंसान ने इस्तेमाल करना छोड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इंसान की वो दुम ख़त्म हो गई। आजकल इंसानों की टेल मौजूद नहीं है। ये जस्ट थ्योरीज़ हैं जो लामार्क ने दी, लेकिन लामार्क ने इस हवाले से कोई प्रॉपर एविडेंस ना दे सका, जिसकी वजह से लामार्क की थ्योरीज क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। लामार्क ने जितने भी आइडियाज़ एवोल्यूशन के हवाले से दिए थे वो
किसी हद तक बेहतर थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि उनको मुकम्मल तौर पे सही माना जाए, क्योंकि जब भी किसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मांगा गया तो वो थ्योरीज क्या होगी, रिजेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ से दो कंसेप्ट पैदा हो गए। एक कंसेप्ट था साइंटिस्ट का जिसको हम कहते थे, वो लोग थे जिनका कंसेप्ट था बायोजेनेसिस, और दूसरे वो थे जो बायोजेनेसिस थे। बायोजेनेसिस वो लोग हैं जो इस बात पे यकीन करते हैं कि दुनिया जो बनी है ये इस तरह बनी है कि पहले फादर्स थे, पेरेंट्स से आगे बच्चे, और फिर बच्चों के आगे बच्चे पैदा हुए। यानी कि कुछ थे जानदार जिन्होंने दूसरे जानदारों को पैदा किया, यानी कि कोई भी चीज़ खुद ब खुद पैदा नहीं हुई, बल्कि उसको किसी न किसी दूसरी चीज़ ने पैदा किया है। ठीक है जी, यानी कि हर चीज़ के माँ बाप मौजूद हैं। दैट वाज अ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बट बायोजेनेसिस के मुताबिक ये वो लोग हैं जिनका इस बात पे बिलीफ है कि दुनिया बस खुद ही बनी है, माँ बाप नहीं थे। मतलब अगर हम इंसान है, इंसान, जानवर, परिंदे, मछलियाँ, एम्फीबियन, जितने भी जानदार कीड़े मकोड़े, ये वो कहते हैं कि दुनिया मार्ज वजूद में ऐसे कि ऐसे ही आई है, बस जस्ट बिग बैंग थ्योरी, एक ब्लास्ट के नतीजे में एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद दुनिया खुद ब खुद मार्ज वजूद में आ गई। ये दो तरह के कंसेप्ट आज भी पाए जाते हैं, बट ज़्यादा एक्सेप्टेबल किसको माना जाता है, बायोजेनेसिस को, क्योंकि इसको लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया था। ठीक है जी, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। चार्ल्स डार्विन एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल है इनका एवोल्यूशन के हवाले से। चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट जो 1809 में पैदा हुए, 1882 में इनकी डेथ हुई। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन के हवाले से जो काम किया था, इनकी एक थ्योरी भी है जिसको नाम दिया द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये वो थ्योरी है जिसने इर्तिका में मेजर रोल प्ले किया, एवोल्यूशन में मेजर रोल अदा किया है, जिससे हमें पता चला कि दुनिया किस तरह से मार्ज वजूद में आई, या आजकल के जानदार किस तरह से पैदा मौजूद है या पाए जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन कब दिया था, उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन दिया था 1838 में, और उनके इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है जी, डार्विन ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन कब, जब उन्होंने 5 साल तक एक सैर पे निकले थे। डार्विन एक्चुअली एक सैर पे निकले थे, और सैर पे निकले वो किसी एक शिप के ऊपर, उसका नाम भी आपके एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, उसका नाम है HMS बीगल, हिज मैजेस्टीज शिप। ठीक है जी, उसके मालिक जो थे उसकी वो शिप थी वो, और उस शिप के ऊपर वो दुनिया की सैर करने के लिए निकले थे, लेकिन उनका मकसद था दुनिया के अंदर पाए जाने वाली स्पीशीज़ को देखना, उनको काउंट करना कि दुनिया में कितनी तरह के पौधे हैं और कितने तरह के जानदार हैं, जानवर हैं। इसी तरह पे उन्होंने ये फाइंड किया था। इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का आगाज़ किया, और मेंडल जो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने इसके पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि कुदरती सिलेक्शन के नतीजे में स्पीशीज़ या दुनिया का आगाज़ होना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन है क्या, और इस थ्योरी में उसमें किस चीज़ का वर्क अदा किया है, ये डार्विन का क्या रोल है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।